क्षमता। कंसेप्ट हुआ साफ है आप लोगों का? पक्का? चलिए बताइए पहला सवाल। बिहारी के काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति का कितना सामंजस्य मिलता है? प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। मैंने प्रश्न पूछा है, इसके बाद क्या बोलना होता है आप लोगों को? तो बोलो यस सर, हो जाएगा। वैसे हो जाएगा ना, लिखवाया है, यही उत्तर लिखवाया कल आपको मैंने। उसके बाद भी आप लोग उस अज्ञेयवाद वाले भाव से दे रहे हैं, एग्नोस्टिसिज्म वाले भाव से। दूसरा सवाल, रीति काल में कविवर बिहारी की अपनी अलग पहचान है। तर्कयुक्त उत्तर दीजिए। वो सवाल हुआ अलग पहचान है, आपकी यहाँ अलग पहचान है। जयपुर में रहते थे, बाकी लोग तो मध्य प्रदेश में थे, कोई राजस्थान में था, कोई यहाँ था, कोई वहाँ था। और अलग पहचान किस सेंस में है? अरे बताइए ना क्या लिखेंगे अलग पहचान। एक तो रीति सिद्ध काव्य में कोई दूसरा है नहीं, फिर बिहारी की अनुभाव योजना जैसा कुछ नहीं, बिहारी की बिंब योजना जैसा कुछ नहीं, राजनीतिक व्यंग्य जो लिखे बात ही अलग है, अर्थ गर्भत्व की बात ही अलग है, गागर में सागर ऐसा भरा है कि सागर छलक ही गया है बाहर। ये सब बातें लिखी। और जो बिहारी की अच्छी बातें हैं, और बीच बीच में क्या लिखना है? कल्पना की समाहार क्षमता और भाषा की समास क्षमता, ये बीच बीच में कहते जाना है। ऊहात्मक ऐसी विशेषता नहीं है बिहारी की, मतलब वो एक आध है तो उसको बहुत महत्व मत दीजिए। मतलब बिहारी की पहचान ऊहात्मक कवि के रूप में नहीं है, मतलब वो उनकी विशेषताओं में हल्का सा आ जाता है, लेकिन उनकी जो मूल पहचान है वो इसलिए नहीं है, तो उसका बहुत जोर मत दीजिए। तो उम्मीद करूं कि आप बिहारी पे लिख लेंगे, उनकी जो जो अच्छी बातें सब बातें लिख के आ जाइए इसमें। तीसरा, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इस दोहे के आलोक में बिहारी की विशेषताओं पर प्रकाश। वही विशेषताएं, गागर में सागर, अर्थ गर्भत्व, फलाना ढिकाना, वैविध्य है, ज्ञान है, भक्ति है, ये है वो है, सब बिहारी के काव्य में चित्रित प्रेम और सौंदर्य सांसारिकता से निबद्ध हैं। विवेचन कीजिए। ऐसा प्रश्न पढ़ते ही मन में भाव आता है, हाथ कुछ लगा नहीं, कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। लेकिन जगाइए, थोड़ा ध्यान से देखिए। बिहारी के काव्य में चित्रित प्रेम और सौंदर्य सांसारिकता से निबद्ध हैं। क्या कहना चाह रहा है ये आदमी? सामाजिक चेतना। इसकी एक व्याख्या इधर से आई है कि सामाजिक चेतना के बारे में सवाल है। कई बार परीक्षा में सारा मामला इसलिए बिगड़ता है कि आपने प्रश्न को समझा ऐसे एक रूप में जो परीक्षक की समझ से अलग है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपने सही समझा, परीक्षक नहीं गलत समझा, लेकिन डिफरेंस हो गया। व्याख्या सामाजिक चेतना को बताएं, क्या इसमें लिखने की अपेक्षा है? लोक जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये बताना है। अच्छा, दो व्याख्या हो गई। इस दृष्टि से प्रश्न को पढ़ें। बिहारी के काव्य में चित्रित प्रेम और सौंदर्य यह लौकिक हैं। मेरी समझ में सबसे सामान्य अर्थ से ये बनेगा, और अगर एक सामान्य अर्थ उपलब्ध है तो हम उसी पर क्यों ना जाएं, है ना? अब क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में पढ़ा हुआ है, आपका मन कर रहा है कि वही किसी तरह से निकल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जो प्रश्न है उसी का उत्तर लिखना है, जो उत्तर पहले से तैयार है उसी को लिख ही देंगे, ऐसा थोड़ा करेंगे। वो तो मजबूरी में करना होता है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट राम इज माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज ही इज ए काउ। ऐसी मजबूरी ना हो तो राम पे ही लिख के आइए ना, राम पे पूछा है तो। अब इसका उत्तर क्या होगा? दो चीजें हैं। पहला, प्रेम। प्रेम सांसारिकता से डूबा है, और इसमें तुलना किससे करनी है? वो भक्ति काल से, क्योंकि रीति काल से एकदम पहले भक्ति काल है। अगर भक्ति काल में गौर करें, आज इस बात पे हम चर्चा वैसे भी करेंगे, अब आज करेंगे या कल करेंगे, देखिए जब भक्ति और रीति काल की तुलना होगी। अगर आप भक्ति काल को देखें कि शुरुआत में सामाजिक आंदोलन ज्यादा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, ये वो, जो तू बामन ममनी का जाए, वो सब ज्यादा है। कबीर में भी आपको अंत में दिखेगा कि इश्क का ठीठा स्कोप आ गया है। आपको डर लग रहा है, अभी डांटा है फिर डांट देगा, तो कबीर में भी प्रेम मोहब्बत ठीक ठाक है। पर कबीर की प्रेम मोहब्बत में सांसारिकता है या पारलौकिकता है? पारलौकिकता है, ईश्वर से प्रेम है। जायसी कि यहाँ भी सौंदर्य भी है, प्रेम भी है, पर वो सौंदर्य और प्रेम, या सूफी काव्यधारा का सौंदर्य और प्रेम भी प्रतीकात्मक रूप में खुदा के प्रति है। वह नायिका खुदा का प्रतीक है।
और इसका मतलब इन काव्य धाराओं में जो प्रेम चल रहा है उस प्रेम का बड़ा हिस्सा पारलौकिक है। यही स्थिति कृष्ण काव्य में है। गोपियां कृष्ण से टूटकर प्रेम करती हैं, किंतु ये संकेत लगातार विद्यमान है कि कृष्ण अपने आप में ईश्वर के अवतार हैं। राम काव्य में उतना प्रेम नजर नहीं आता, लेकिन राम काव्य में भी जो थोड़ा बहुत प्रेम है उसमें आध्यात्मिकता विद्यमान है। लोग कहते हैं कि भक्ति काल के अंतिम दौर में विशेष रूप से इन दो काव्य धाराओं में प्रेम केंद्र में है। 300 साल भक्ति काल चला और लोक रुचियां एक ही भाव पर लगातार लंबे समय तक चलें संभव नहीं होता है। लोक रुचियां बदलती हैं। भक्ति करते करते लोग उबने लगे थे, उकताने लगे थे, और जब भक्ति करते करते उब गए तो उनके मन में आया कि हम सांसारिक भावनाओं में लिप्त हो फिर से। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति काल और रीति काल में सिर्फ इतना अंतर है कि भक्ति काल के अंत में प्रेम था, किंतु भक्ति के आवरण में था। रीति काल में आते ही वो आवरण हट गया और प्रेम सांसारिक हो गया। आध्यात्मिक प्रेम भक्ति काल की अंतिम स्थिति है, सांसारिक प्रेम रीति काल की शुरुआती स्थिति है या रीति काल की केंद्रीय स्थिति है। इसलिए रीति काल में प्रेम का सांसारिक होना आश्चर्य की बात नहीं है, सामान्य बात है। अभी कंसेप्ट समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब ऐसे कोई एग्जाम्पल दे पाएंगे जिसमें प्रेम का सांसारिक पक्ष दिखता हो? और यहाँ सबसे अच्छा तब होगा एग्जाम्पल जब आप ये दिखा दें कि जहां जहां बिहारी ने राधा कृष्ण का जिक्र किया है वहां भी प्रेम में आध्यात्मिकता नहीं, यही लौकिकता ही ज्यादा हावी है। तो पॉइंट्स लिखवाने होंगे आपको। हो गया, काम खत्म हो गया। चलो लिखो भाई, लिखो लिखो लिखो। आएंगे रीति काल, आज का ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा। लिखिए लिखिए। रीति काल को कुछ आलोचकों ने या समीक्षकों ने, रीति काल को कुछ समीक्षकों ने भक्ति काल का उत्तरवर्ती श्रृंगार मंडन कहा है। भक्ति काल का उत्तरवर्ती श्रृंगार मंडन कहा है। जब डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस कथन का प्रयोग किया, जब डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इस कथन का प्रयोग किया तो उसका आशय यह था भक्ति काल के अंतिम दौर में प्रेम रचनाओं के केंद्र में आ चुका था। सिर्फ प्रेम शब्द को उद्धरण में कर लीजिए, सिंगल उद्धरण में कर लीजिए। प्रेम रचनाओं के केंद्र में आ चुका था, किंतु उस पर अध्यात्म का आवरण बचा हुआ था। था। 300 वर्षों के लंबे काल में जन रुचियां बदलने लगी थी। 300 वर्षों के लंबे काल में जन रुचियां बदलने लगी थी। और अब सांसारिकता के प्रति मोह दिख रहा था। बिहारी और अधिकांश रीतिकालीन कवियों ने प्रेम पर पड़े आध्यात्मिक आवरण को हटा दिया। और सांसारिक व इहलौकिक प्रेम की स्थापना की।
और सांसारिक व इहलौकिक प्रेम की स्थापना की। नंबर 2, अच्छा ये बताइए कि बिहारी के प्रेम के कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ प्रेम का भाव दिख रहा हो नायक नायिका में? कहत नटक टाइप चलाएंगे? किसी से काम चलाओ ना, इतना कहत नटक क्यों याद किया है? लिखो नंबर 2। संकेत करूंगा मैं केवल, यही कारण है कि बिहारी की प्रेम की अधिकांश कविताओं यही कारण है कि बिहारी की प्रेम की अधिकांश कविताओं नायक नायिका साधारण मध्य वर्ग के युवक युवतियां हैं। साधारण मध्य वर्ग के युवक युवतियां हैं जिनके प्रेम में कोई धार्मिक या आध्यात्मिक पक्ष नहीं है। धार्मिक या आध्यात्मिक पक्ष नहीं है। अब थोड़ा व्याख्या करते हुए कहत नटक लिख के समझा दीजिए। इसमें एक बिंदु और बनेगा, अभी पहले इसको करके नंबर 3 पर आइए। यहां तक कि जब बिहारी कृष्ण और राधा के प्रेम को विषय बनाते हैं, कृष्ण और राधा के प्रेम को विषय बनाते हैं, वहां भी प्रेम की आध्यात्मिकता को नजरअंदाज करते हुए केवल उन्हीं हिस्सों पर बल देते हैं केवल उन्हीं हिस्सों पर बल देते हैं जो उसे लौकिकता प्रदान करते हैं। इसीलिए उनकी राधा नागरी है। नागरी शब्द को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। राधा कृष्ण के प्रेम के दृश्य साधारण नायक नायिकाओं जैसे ही हैं। कौन सा एग्जाम्पल आ सकता है? बतरस बतरस लालस लाल की मुरलीधरी लुकाई, सौह करे भौं हनु हसे दैन कहे नट जाई। लीजिए बतरस करके संकेत कर लीजिए। नंबर 4 सॉरी। बिहारी का सौंदर्य भी ऐसा ही है। वह मूलतः देह का सौंदर्य है, चमक दमक का सौंदर्य है, जो श्रृंगार की भूख को ही आंदोलित कर पाता है, सेमीकोलन। उसमें आत्मा या हृदय का सौंदर्य खास मायने नहीं रखता।
कौन सा देंगे इसमें? अंग अंग नग जगमगती दीप सी खासी देह, दिया बुझाए हुए रहो बड़ो उजेरो गेह। चलिए, क्या लिख लेंगे 200 शब्द? जोर से बोलो। ठीक। अब देखिए 5वां सवाल और छठा हुआ सवाल है। जो कोई रस रीति को समझे चाहे सार, पढ़े बिहारी सत सई कविता को सिंगार। इस उक्ति के आधार पर बिहारी के रस रीति की विवेचना कीजिए। प्रश्न का भाव बताओ। इसमें जो दो कथन हैं, मतलब जो कविता वाला हिस्सा है, उसमें क्या कहा जा रहा है, क्या भाव उससे समझ में आ रहा है आपको? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? जो कोई रस रीति को समझे चाहे सार, इसका मतलब यदि कोई रस की रीति को समझना चाहे, सार समझना चाहे, तो उसे क्या करना? बिहारी सतसई का श्रृंगार पढ़ लेना चाहिए। तो बिहारी सतसई के श्रृंगार के आधार पर रस रीति, यानी आपको ध्यान है कि रीति सिद्ध काव्य धारा के आदमी है। और रीति सिद्ध कवि कौन होता है? जो अपनी कविताओं से सभी लक्षणों की बात तो करेगा पर लक्षण या परिभाषाएं देगा नहीं, और उसकी कविताओं से साबित होगा। तो बिहारी की कविताओं से हमें श्रृंगार रस के बारे में क्या क्या पता लगता है, कुछ ऐसा बता रहा है। और श्रृंगार रस के बारे में क्या क्या पता लगता है? श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग वियोग होते हैं। संयोग है बिहारी के यहाँ? कोई एग्जांपल दीजिए संयोग का। जब नायक नायिका साथ हों, अरे कहत नटद, तो नहीं तो मुरलीधरी लो पाए, ये हो गया श्रृंगार का संयोग। अब श्रृंगार का वियोग बताओ। पेंडुलम इत आवत चली जात उत चली 6 तक हाथ वो कर लीजिए। फिर अगर आपको रस शब्द से कुछ कुछ ध्यान आता हो, रस, रस किस चीज से बनता है? एक तो बनता है स्थायी भाव से। संकेत समझ गया मेरा? दूसरा क्या होता है? विभाव। तीसरा क्या होता है? था संचारी भाव। बिहारी की रस रीति में इनमें से केंद्र में क्या है? थोड़ा सा अनुभव लिख दीजिए संकेत करते हुए। देखो ये जो प्रश्न है ना, ये ऐसा प्रश्न है, इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। यानी परीक्षक भी कोई निश्चित फॉर्मेट में उत्तर नहीं सोच के चल रहा है इसका। जिस प्रश्न का उत्तर निश्चित फॉर्मेट का नहीं है, उसमें आपकी क्रिएटिविटी का स्कोप रहता है। आप थोड़ा बहुत अपने विवेक से चीजें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं उसमें। तो भाव मैंने समझा दिया, संकेत आप नोट कर लीजिए, कुछ कुछ लिखो, संकेत लिखो। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। इस परंपरा के मुताबिक उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा है। इस परंपरा के मुताबिक उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा है, किंतु उनकी हर कविता किसी न किसी काव्य शास्त्रीय प्रतिमान को आधार बनाकर चली है। किंतु उनकी हर कविता किसी न किसी काव्य शास्त्रीय प्रतिमान को आधार बनाकर चली है। वे रसवादी थे, इसलिए स्वाभाविक है कि रस सिद्धांत विभिन्न पक्ष उनके काव्य में शामिल हों। इसलिए स्वाभाविक है कि रस सिद्धांत के विविध पक्ष उनके काव्य में शामिल हों। रसों में श्रृंगार को रसराज माना गया है,
रसों में श्रृंगार को रसराज माना गया है, सेमीकोलन। और बिहारी खुद भी श्रृंगार को रचनाओं के केंद्र में रखते आए हैं। इसलिए श्रृंगार रस की जो सूक्ष्मताएं बिहारी सतसई में दिखती हैं, इसलिए श्रृंगार रस की जो सूक्ष्मताएं बिहारी सतसई में दिखती हैं, वैसी अन्यत्र नहीं, वैसी अन्यत्र नहीं। विराम। कुछ समीक्षक यहां तक कहते हैं, ये कुछ समीक्षक आप ही हैं, कुछ समीक्षक यहां तक कहते हैं रस चिंतन में जो सूक्ष्मता केशव की रसिक क्रिया में दिखती है, रस चिंतन की जो सूक्ष्मता केशवदास की रसिक प्रिया में दिखती है, और श्रृंगार का जैसा रस राजत्व, और श्रृंगार का जैसा रस राजत्व मतिराम ने, और श्रृंगार का जैसा रस राजत्व मतिराम ने ललित ललाम की पुस्तक का नाम है, अभी नोट्स में लिखा हुआ है, ललित ललाम। गूगल वाले बच्चे नहीं है आज, जल्दी से गूगल सर्च करो कि मतिराम की पुस्तकों के नाम, उसमें एक किताब और होगी रसराज नाम से होगी शायद, अगर है तो उसको भी हम कोट कर देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपको लगता होगा इसको खुद नहीं करना आता है ना? है मिल गया, रसराज नाम है ना? कहाँ देखा? एनसीईआरटी में लिखा है, गुड। श्रृंगार का जैसा रस राजत्व मतिराम ने ललित ललाम और रसराज में दिखाया है, लगभग वही स्तर, मतलब इन दोनों को हम खारिज नहीं करना चाह रहे कि ये बिहारी के आसपास नहीं पहुंच पाए, ठीक नहीं लगता है ना? अब देखिए, लगभग वही स्तर बिहारी सतसई में भी बिना लक्षणों परिभाषाओं के दिखाई पड़ता है, बिना लक्षणों व परिभाषाओं के दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया शुरू का हिस्सा। अब आइए नंबर 2। श्रृंगार रस के दो भेद माने गए हैं, संयोग और विप्रलंब, या संयोग और वियोग, वियोग ब्रैकेट में, या विप्रलंब श्रृंगार। फिर बताइए कि बिहारी ने संयोग पे भी लिखा है, वियोग पे भी लिखा है, वो सब लिखिए ना थोड़ा सा। एग्जाम्पल संयोग में क्या देंगे? कहत नडत और बतरस। लिखो कहत बतरस, संयोग के नीचे लिखो कहत बतरस। वियोग में इत आवत। पॉइंट्स वही हैं, असली बात है कि पॉइंट्स के बीच में जो हम लिंक बनाएंगे ना, वो कैसा बनाते हैं, कितना प्रवाह बनाते हैं, असली बात वो है। फिर नंबर 3 पर आइए। नंबर 3 में लिखिए, रस योजना में रस निष्पत्ति की बड़ी भूमिका है। रस योजना में रस निष्पत्ति की बड़ी भूमिका है। रस निष्पत्ति के लिए स्थायी भावों का, रस निष्पत्ति के लिए स्थायी भावों की विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्रिया प्रतिक्रिया होना आवश्यक है। रस निष्पत्ति के लिए स्थायी भावों की विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से
क्रिया प्रतिक्रिया होनी आवश्यक है। बिहारी मुक्तक के कवि हैं। बिहारी मुक्तक के कवि हैं और दोहे जैसे लघु छंद में रस निष्पत्ति की प्रक्रिया का पूरा होना संभव नहीं है। दोहे जैसे लघु छंद में रस निष्पत्ति की प्रक्रिया का पूरा होना संभव नहीं है। इसलिए अनुभवों पर फोकस, सब ठीक नहीं रहेगा ना। फोकस का हिंदी में क्या? अनुभवों पर फोकस, सब ठीक नहीं रहेगा ना। फोकस का हिंदी में क्या शब्द होगा? केंद्रित रहते हैं, ठीक है। इसलिए वे अनुभवों पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि अनुभवों की ताजगी और बिंब क्षमता से बहुत कम शब्दों में ही रसात्मकता साधी जा सकती है। एक काम करना, ऊपर सिर्फ वो लिख देना बतरस सारच, यहां पर कहत रद्द कर दीजिए अनुभव के मामले में। नंबर 4 अंतिम एक वाक्य लिखिए, परीक्षा को डरा देना है बुरी तरह से। नंबर 4 में लिखिए, रस सिद्धांत मानता है साधारणीकरण होने पर ही पाठक तक रस की पहुंच होती है। साधारणीकरण होने पर ही पाठक तक रस की पहुंच होती है। शायद यही कारण है कि बिहारी ने दरबारी माहौल में होकर भी नायक नायिका के रूप में मध्य वर्गीय युवक युवतियों को लिया है। नायक नायिका के रूप में मध्य वर्गीय युवक युवतियों को लिया है। सेमीकोलन। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के कृष्ण ईश्वर नहीं बालक दिखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के कृष्ण ईश्वर नहीं बालक दिखते हैं और जायसी की नागमती रानी नहीं बल्कि विरह दग्ध साधारण नारी दिखती है। टूट गया कुछ टूट गया नहीं, हो जाएगा। लिखो नंबर 5, उससे लिखो इति सिद्धम। ऐसा लिख के बड़े हुए आप लोग भी, इति सिद्धम ज्योमेट्री में। बस हो गया, साबित कर दीजिए। अगला सवाल देखिए। यूपीएससी वाले पता नहीं क्या खा के सवाल बनाते हैं। उत्तर प्रदेश ठीक लग रहा है मुझे देखने में।
बिहार तो है ही नहीं इसमें, वरना तो और अच्छा होता। बिहार में उसे सिद्ध कीजिए कि बिहारी बिहार से नहीं थे, इसी में मामला नहीं पड़ जाता, आराम से हम बताते कि जयपुर में थे, ऐसे साक्ष्य मिले, बात खत्म हो गई। बिहारी के काव्य एवं उनकी कवि दृष्टि की सौंदर्य शास्त्रीय मीमांसा के प्रतिमानों पर प्रकाश डालिए। हे भगवान, ये पढ़िए, कुछ समझ में आया तो बताइए। ये प्रश्न जो है ना, दरअसल जो रीतिकाल के प्रश्न है यूपीएससी के, अच्छा यहाँ हमने 2000 से प्रश्न लिए हैं। 2000 से पहले भी कुछ बड़े अच्छे प्रश्न आए थे, उनमें से एक प्रश्न आपके नोट्स के अंत में दिया हुआ है, जो आपके रीतिकाल के नोट्स हैं, बिहारी के नहीं, आप जो मिले होंगे ना, उसका एकदम आखिरी प्रश्न देखिए क्या प्रश्न है। रीतिकालीन साहित्य के लिए समुचित और प्रासंगिक प्रतिमान। ये दरअसल लगभग वही चीज है जो इस प्रश्न में पूछी गई है, कभी उससे लिंक नहीं करते, सीधे समझते हैं। देखो प्रश्न का भाव समझो। बिहारी के काव्य एवं उनकी कवि दृष्टि की सौंदर्य शास्त्रीय मीमांसा के प्रतिमानों पर प्रकाश डालिए। इसका मोटा मोटा मतलब ये होगा, सौंदर्य शास्त्रीय मीमांसा यानी आलोचना, समीक्षा। बिहारी के काव्य और उनकी कवि दृष्टि के समीक्षा के मानदंड कौन से हैं? इन समीक्षा के मानदंडों पर बिहारी के काव्य और कवि दृष्टि का मूल्यांकन किया जाता है या किया जा सकता है। तो बिहारी के प्रश्न देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल पूछे जा रहे हैं। अच्छा जैसा भी है, 200 शब्द लिख देंगे या नहीं लिखेंगे? लिख तो देंगे ना भाई। बिहारी का काव्य मिल गया, कवि दृष्टि मिल गया, हो गया, बाकी जो लिखा हो आगे भाड़ में जाए। संकेत करवा दूं, पॉइंट्स लिखवा दूं? लिखो लिखो लिखो, सिर्फ पॉइंट्स लिख लो, है ना, सिर्फ पॉइंट्स, 1 2 3 करके, ठीक। अच्छा कवि दृष्टि का मतलब पता क्या होता है? कवि दृष्टि का मतलब उस कवि का, उसकी अपनी काव्य शास्त्रीय समझ क्या है। आपको ध्यान होगा कि कवि दृष्टि में बिहारी का एक छंद सबसे पहले हमने पढ़ा था, नाद कवित्र रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। यानी कविता का प्रयोजन क्या है? कवि दृष्टि का मतलब काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है, कि उस कवि की राय में सबसे पहली बात काव्य का प्रयोजन क्या है, वो क्यों लिखता है, उसका लिखने का पर्पस क्या है, उसकी राय में एक तो ये। फिर आप दूसरा कह सकते हैं कि उस कवि की नजर में साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है। तो आपको क्या लगता है, ये अलंकारवादी है कि रसवादी है? रसवादी है। फिर इनका अनुभूतियों पर ज्यादा जोर है या शिल्प पर ज्यादा जोर है? शिल्प पर है। शिल्प है या कलावादी कह लीजिए, आंदोलन था कलावाद। इसका मतलब होता है कि वो कला पर इतना ध्यान देना है, एक एक शब्द तराशा हुआ गढ़ा हुआ वैसा होना चाहिए। और कल ही मैंने आपसे कहा था कि एक होता है क्लासिसिज्म, एक होता है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के लोग भावनाओं पर बल देते हैं, शिल्प पर बल देते हैं, भावनाओं पर, मुक्त भावनाओं पर। तो घनानंद के हैं रोमांटिक कवि हैं। बिहारी का शिल्प जितना सधा हुआ है, ये आएंगे तो किस परंपरा में आएंगे? शास्त्रवाद की तरफ आएंगे। तो चौथा शब्द लिखिए, शास्त्रवाद। इन शब्दों से आप बिहारी की कवि दृष्टि की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला है बिहारी का काव्य, और आपको बताने हैं प्रतिमान। तो प्रतिमानों में इन सब का जिक्र करेंगे और बात स्पष्ट होगी। लिखिए, संकेत लिखिए। इसमें आप चाहे तो संकेत कर लें। जब मैंने प्रश्न बताया ना आपको, उस प्रश्न का उत्तर पढ़ने के बाद इसका आंसर आप ज्यादा आराम से लिख पाएंगे, उससे इसका लिंक है, गहरा लिंक है। देखिए, बिहारी के काव्य और काव्य दृष्टि,
बिहारी के काव्य और काव्य दृष्टि की समीक्षा को लेकर विभिन्न आलोचक मतभेद की स्थिति में हैं। विभिन्न आलोचक मतभेद की स्थिति में हैं। जो आलोचक शास्त्रवाद, कलावाद या रसवाद को साहित्य का सही रास्ता मानते हैं, सही रास्ता मानते हैं, कौमा, उनकी नजर में बिहारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी नजर में बिहारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। डैश, यहां तक कि कबीर और तुलसी से भी बेहतर। यहां तक कि कबीर और तुलसी से भी बेहतर। दूसरी ओर जो समीक्षक स्वच्छंदतावाद या प्रगतिवाद को, स्वच्छंदतावाद प्रगतिवाद या लोकमंगलवाद को साहित्य का समुचित मार्ग मानते हैं, साहित्य का समुचित मार्ग मानते हैं, उनकी राय में बिहारी की कविता, देखिए चौपट है, जो शब्द लिखेंगे, उनकी राय में बिहारी की कविता कला के ऊंचे स्तर को नहीं छू पाती है। उनकी राय में बिहारी की कविता साहित्य के ऊंचे स्तर को नहीं छू पाती है। उसमें चमक दमक भले हो, जीवन की गहराई नहीं है। इसमें चमक दमक भले हो, जीवन की गहराई नहीं है। पॉइंट नंबर 2 लिखिए। जहां तक बिहारी की कवि दृष्टि का प्रश्न है, जहां तक बिहारी की कवि दृष्टि का प्रश्न है, वे निश्चित तौर पर रसवाद, वे निश्चित तौर पर रसवाद को स्वीकार करते हैं। उनकी नजर में काव्य का प्रयोजन, उनकी नजर में काव्य का प्रयोजन परीक्षक ने मुश्किल सवाल पूछा, आप ऐसा ऐसा गोला दागिए उसके ऊपर, तबाह हो जाएगा एकदम। उनकी राय में साहित्य का प्रयोजन न तो शिवेतर क्षतये है, वो आ जा बेटा आ जा, अब ले तू भी ले। उनकी राय में साहित्य का प्रयोजन न तो शिवेतर क्षतये है, न ही कांता सम्मत उपदेश। कांता सम्मित होना चाहिए, ठीक है चले दूर, सम्मित है, चेक किया आपने। असल में कांता सम्मत उपदेश का मतलब होता है कि जैसे पत्नी पति को समझाती है, वैसे साहित्य आम पाठक को समझाए। उनकी नजर में साहित्य का प्रयोजन न तो शिवेतर क्षतये है, न कांता सम्मित उपदेश है, और न ही
सामाजिक परिवर्तन, ये आपने अपनी भाषा से लिख दिया, और न ही सामाजिक परिवर्तन। डैश लगाओ। साहित्य का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ, साहित्य का उपदेश सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। रसात्मक भूख की संतुष्टि है। रसात्मक भूख की संतुष्टि है। वे खुलकर कहते हैं, वे खुलकर कहते हैं, क्या कहते हैं पता ही है। तंती नाद कवित्र रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। जैसे इस प्रश्न के उत्तर में अगर न सूझ रहा हो क्या लिखे तो इसका अर्थ भी लिखिए साथ में। अर्थात बिहारी जी कहते हैं, पूरा समझा दीजिए कि जो इसमें नहीं डूबे वो मूर्ख हैं, और जो पूरी तरह से डूब गए वो पार हो गए। आइए तीसरे पॉइंट पर, इसे भी लिखिए। जैसी बिहारी की कवि दृष्टि है वैसा ही उनका काव्य है। जैसी बिहारी की कवि दृष्टि है वैसा ही उनका काव्य है। वे चाहते हैं कि उनकी कविताएं पढ़कर, वे चाहते हैं कि उनकी कविताएं पढ़कर पाठक या श्रोता रस में निमग्न हो जाए। एक और आतंकवादी शब्द, रस निमग्न हो जाए। निमग्न मतलब डुबकी लगाना, डूबना। रस निमग्न हो जाए। अविराम, छोटे से दोहे में, छोटे से छंद दोहे में रसात्मकता को साधने के लिए भाषिक तराश के साथ साथ, भाषिक तराश के साथ साथ अनुभवों और बिंबों की सघन योजना बनाते हैं। अनुभवों और बिंबों की सघन योजना बनाते हैं। और उनकी हर कविता निश्चय ही, उनकी हर कविता निश्चय ही भाव के मामले में प्रबंध काव्यों को भी चुनौती देती है। निश्चय ही प्रबंध काव्यों को भी चुनौती देती है। एक उदाहरण लिखिए, वही वाला जो आपका प्रिय गीत है इस समय। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। थोड़ी सी आलोचना कर देंगे लास्ट में। नंबर 4, आलोचकों का मानना है, आलोचकों का मानना है कि बिहारी की कविता लोकमंगल की सिद्धावस्था की कविता है। लोकमंगल की सिद्धावस्था की कविता है। उसमें जीवन के सारे सुख सजे हुए हैं, किंतु लोक जीवन की चिंताएं नदारद हैं। तो है ना, उसमें जीवन के सारे सुख, जीवन से लिखिए विलासी, उसमें विलासी जीवन के सारे सुख सजे हुए हैं, किंतु लोक जीवन की चिंताएं नदारद हैं।
विक्रम, आप इस आरोप पे बात समाप्त करना चाहेंगे, इसका जवाब भी देना चाहेंगे? जवाब भी दे देते हैं ना, इसी इसी पैराग्राफ में लिखिए। उन्हें सामंती जीवन का प्रतिनिधि कवि कहा गया है। उन्हें सामंती जीवन का प्रतिनिधि कवि कहा गया है। पॉइंट यही, पैरा चेंज कर लीजिए। सच यह है बिहारी का एक तरफा मूल्यांकन ठीक नहीं है। सच यह है कि बिहारी का एक तरफा मूल्यांकन ठीक नहीं है। उन्होंने अपने रसवाद के साथ साथ लोकमंगल को भी साधने की चेष्टा की है। वह चेष्टा तुलसी और कबीर जैसी विराट भले न हो। वह चेष्टा तुलसी और कबीर जैसी विराट भले न हो, इतनी गौण भी नहीं है कि नजरअंदाज कर दी जाए। इतनी गौण भी नहीं है कि नजरअंदाज कर दी जाए। आडंबरों पर चोट से लेकर राजनीतिक व्यंग्य तक, आडंबर से पहले धार्मिक लगा सके तो लगा लीजिए, वरना आपकी मर्जी है। आडंबरों पर चोट से लेकर राजनीतिक व्यंग्यों तक उनकी लोक चिंता फैली हुई है। एक एग्जांपल दे दीजिए, कौन सा देंगे बताइए? कनक कनक, जपमाला, या राजनीतिक वाला? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, वो भी ठीक है। कोई एक एग्जांपल दे दीजिए। निष्कर्ष में जो लिखेंगे उसका आधे वाक्य का संकेत लिखिए। अतः बिहारी को किसी एक सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमान से पूरी तरह नहीं मापा जा सकता है। पूरी तरह नहीं मापा जा सकता है। रसवाद उन्हें समझने का मूल आधार है। रसवाद उन्हें समझने का मूल आधार है। लोकमंगलवाद भी उन्हें पूरी तरह समझने के लिए जरूरी है। लोकमंगलवाद भी उन्हें पूरी तरह समझने के लिए जरूरी है। ठीक लग रहा है आपको उत्तर? इसी प्रश्न का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलिए अब 7वां सवाल। बिहारी की कविता के साक्ष्य से बताइए कि कवि की धर्म और दर्शन के क्षेत्रों में पैठ थी। बताओ, पढ़ा क्या था, आया क्या है? इन आप लिख लेंगे इसके बारे में। बताइए 7वां प्रश्न। देखो, इस सारी उकताहट, ऊब, आकुलता, बेचैनी, संतरास, पीड़ा, तृष्णा, वितृष्णा से निकलने का आसान तरीका है ये प्रश्न बंटवाना बंद कर देता हूं। इससे आप इन सारी भावनाओं से मुक्त हो जाएंगे 1 सेकंड में। आपकी स्थिति हो गई है उस चींटे की तरह जो गुड़ में घुस तो गया है किंतु निकलना नहीं आ रहा। टुकड़े टुकड़े होके ही बाहर निकलेगा अब वो।
चीटा। बुद्ध ने चीटे की तुलना की है। देखिए 7वां सवाल देखिए। और जिस तरह से हम सवाल कर रहे हैं, अब मुझे लग रहा है कि 130 वाला मामला नहीं बचा है, मामला और बढ़ जाएगा 5-7 दिन। बिहारी की कविता के साक्ष्य से ये बताइए कि कवि की धर्म और दर्शन के क्षेत्रों में पैठ थी। ये आप कर सकते हैं अपने आप बताइए कि धर्म के मामले में पैठ थी, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आपके पास है। धर्म के क्षेत्र में पैठ थी यानी वो धर्म को समझते थे ठीक से। धर्म को समझते थे इसका एक तो मतलब ये कि धार्मिक बहुत सारी कथाओं का उनको ज्ञान था। धर्म ने जिक्र किया, पौराणिक कथाओं का ज्ञान था। द्रौपदी की कथा भी है, राम की कथा भी है, और सीता के अपहरण का प्रसंग भी है। राधा कृष्ण तो है ही, एक तो ये। दूसरा आप कह सकते हैं कि उन्होंने धर्म के क्षेत्र में आडंबरों पर चोट की है। आडंबर की चोट, ये लिखते जाइए, अलग से नहीं लिखवाऊंगा, हो गया बस, ये आंसर चल रहा है इसका। तो नंबर 1 लिखिए धर्म में पैठ। इसमें लिखिए क, पौराणिक कथाओं का ज्ञान, जो कल जिक्र हुआ था आपके उत्तर लिखवाने में। दूसरा धार्मिक आडंबरों पर चोट। तीसरा लिखिए कृष्ण और राधा पर कई छंद रचे हैं। चौथा लिखिए जब धर्म के नैतिक पक्ष पर आते हैं, राम की भक्ति पर भी बल देते हैं। जब धर्म के नैतिक पक्ष पर आते हैं तो राम की भक्ति पर भी बल देते हैं। अच्छा, ये तो वही वाला उदाहरण है ना जिसमें आडंबरों का खंडन भी उसी में हो रहा है, राम भी उसी में आ रहे हैं, तो जोड़ दीजिएगा। जप माला छापा तिलक शरणय को काम, उसके बाद मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। ठीक। दर्शन पे आ जाइए। दर्शन में ऐसी विशेष पैठ नजर तो नहीं आती, लेकिन आप कह सकते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय को मानते थे और इस अर्थ में वैष्णव वेदांत दर्शन से गहरा जुड़ाव था। वैष्णव वेदांत कहते ही और राधा वल्लभ कहते ही बात समझ में रही आप लोगों को। अगर लिखना ही हो, पॉइंट ना सूझे, कहिए कि शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध वैष्णव वेदांत में 5 प्रतिक्रियाएं हुई थी। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दिया, वल्लभ ने कौन सा दिया? शुद्ध अद्वैत दिया। निम्बार्क ने द्वैताद्वैत, माधव ने द्वैत, और चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेदवाद दिया। कृष्ण भक्ति काव्य धारा मुख्यतः रामानुज के अलावा शेष चारों पर चल रही थी, किंतु उसी समय सखी संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय भी विकसित हुए। बिहारी ने इन सभी का गहरा अध्ययन किया, ये अपने मन से लिखना है। और उसके बाद उन्हें जो विचारधारा सबसे अनुकूल लगी वो राधा वल्लभ संप्रदाय की थी, जिसमें राधा को कृष्ण से भी ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें राधा को ब्रह्मांड की संचालिका शक्ति का दर्जा दिया जाता है। तो यही कारण है कि वे बिहारी सत्सई की शुरुआत राधा की भक्ति से करते हैं, कृष्ण की भक्ति से नहीं। तो अपनी भव बाधा हरने के लिए कृष्ण को नहीं, राधा को संबोधित करते हैं। हो गया दर्शन खत्म, लिख दो उसके बाद मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़त, श्याम हरित ज्योति हुई। ठीक है, एक आपको की बताता हूं, चाबी। किसी के दर्शन पर सवाल आ जाए और दर्शन ना आता हो, क्या करें? फिर एक वाक्य लिखिए, दर्शन का अर्थ केवल तत्व मीमांसीय ज्ञान नहीं होता, दर्शन यह भी होता है कि व्यक्ति के समाज और राजनीति के बारे में क्या समझ है। गौशाला, गौशाला समझ गए? नहीं समझे? 1-2 वाक्य लिखो जरा, एक डब्बा बना लो, डब्बे में अलग से वाक्य लिख लो ताकि कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सको। दर्शन का अर्थ अनिवार्यतः तत्व मीमांसा से नहीं होता। दर्शन का अर्थ अनिवार्यतः तत्व मीमांसा से नहीं होता, सेमीकोलन। दूसरे शब्दों में कहें,
ईश्वर, आत्मा और जगत के सूक्ष्म प्रश्न ही दर्शन की परिधि में शामिल नहीं है। सेमीकोलन जहां था ना उसको पूर्ण में कर दीजिए, वाक्य लगी हो गए। ईश्वर, आत्मा और जगत के सूक्ष्म प्रश्न ही दर्शन की परिधि में शामिल नहीं है। वह माया और परलोक के प्रश्नों के परे भी है। वह माया और परलोक के प्रश्नों के परे भी है। वह यह भी है कि कवि की अपने समय के समाज और राजनीति पर ऐसी वैचारिकता है। वह यह भी है कि कवि की अपने समय के समाज और राजनीति के प्रति क्या वैचारिकता है। इस दृष्टि से देखिए, बिहारी के दर्शन में तत्व मीमांसा चाहे कम दिखे, बिहारी के दर्शन में तत्व मीमांसा चाहे कम दिखे, सेमीकोलन, समाज मीमांसा और राजनीति मीमांसा पर्याप्त दिखती है। समाज मीमांसा और राजनीति मीमांसा पर्याप्त दिखती है। जैसे आप परीक्षा को कोई आपके पास ऐसा लिख के भेजे तो आपको अच्छा लगेगा, खराब लगेगा ऐसा पढ़ना? लोग अच्छा लग रहा है आप लोगों को, परीक्षा को भी अच्छा लगेगा। इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? जहां उत्तर ना आता हो तो क्या करना है? उत्तर लिखना है। आधुनिक काल में तो सच में ऐसा होता है कि दर्शन में आपको ये सब लिखना ही होता है। लेकिन कभी अगर दर्शन न सूझ रहा हो तो गाय की खोज करते हुए इस वाक्य की ओर जाएं। ये वाक्य लिखते ही गाय प्राप्त होगी। गाय समझ गए? आई हैव मेनी फ्रेंड्स, but Ram is my best friend because he has a cow who has 4 legs, 2 twice। ठीक है। परेशानी टू क्या होता है? टेल तो एक ही होती है, तो टू क्या है? 8वां सवाल। आज तो बिहारी भी नहीं पढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। कहाँ तो तय था चरागा हर मका के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। बिहारी के दोहों में नीति, भक्ति, श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित है। हाँ, ये तो आसान लग रहा है, ये तो हो जाएगा। अच्छा, श्रृंगार की त्रिवेणी तो भाई देंगे आपको, कोई दिक्कत है ही नहीं। कहत नटत और फलाना ढिगाना सब कर देंगे। इत आवत चले जातो। भक्ति में कौन सा दिखाएंगे? मेरी बाबा हरो राधा नागरी सोई हो गया। उससे मनना मने कांचे नाचे राम, मतलब मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे राम कर दीजिए कि राम की भक्ति भी करते हैं थोड़ी सी। नीति कैसे दिखाएंगे? कनक कनक सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो हो गया नीति का ये वाला। नीति का कोई और बताना ही है तो कौन सा बताएंगे? कहती न देवर की कुमति, कुलती ये कलह डराती, पंजरगत मंजार ढिक, सुकलों सूकती जाती। मन्ना माने स्वार्थ सुकृत न शमु वृथा, देखी विहंग विचारी। क्या वाक्य था? बाज पराए पानी परी, तू पक्षीनु न मारी। तो हो जाएगा पक्का। चलो, ये था 2015 का, भाई 2016 पर। बिहारी की काव्य कला अपनी ध्वनिक्षम संभावनाओं के साथ साथ रसाभिव्यक्ति में भी पूरी तरह सक्षम है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनिक्षम संभावना यानी ध्वनियों की क्षमताएं। बिहारी की ऐसे 2-3 प्रसंग बताइए जहां अनुप्रास या ध्वनियात्मकता या ध्वनि मैत्री बहुत अच्छी है।
एक तो कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजिया त त त त त त त। ठीक है, कि आपके नोट से बार बार आता हुआ झमकी टहलें करें, चार शब्द इसको यूज कर लीजिएगा। ये हो गया ध्वनियात्मकता, यानी ध्वनि क्षम संभावनाएं। रसाभिव्यक्ति वही जो रस वाला लिखा आपने सारा, रसवादी थे, श्रृंगार रस, संयोग वियोग, अनुभाव योजना, वो सब। कि इसमें रस तो इतना सूक्ष्म है जाने, इसमें तो आप बताइए कि रस कौन कौन से। श्रृंगार रस तो है, श्रृंगार रस के अलावा कौन कौन से रस दिखते हैं आपको? थोड़ा भक्ति रस दिखा दीजिए, भक्ति भी एक रस माना गया है। इसके अलावा आमतौर पर दो ही रस दिखेंगे जिनके, तो श्रृंगार और भक्ति। श्रृंगार के दो तीन एग्जाम्पल, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, और एक भक्ति का एग्जाम्पल देके बात समाप्त कर दीजिए। देखो, अगर आपने 19 के 19 प्रश्नों को ठीक ठाक लिख दिया दोनों पेपर्स में, मैं दावे से कह रहा हूं कि 310 315 नंबर कोई चैलेंज नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर आपके पास लगभग तैयार है। ठीक है, ऐसा होगा परीक्षा में कि एक प्रश्न में आप कंफ्यूजन में हैं कि इसमें क्या लिखूं क्या ना लिखूं। ऐसे अधिकांश प्रश्नों में परीक्षक भी कंफ्यूजन में होगा कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। और दूसरा ध्यान रखना है, पेपर चाहे 1 हो चाहे 2 हो, प्रश्न कितने कितने आने हैं, इसको बोलते हैं दिमाग का खराब हो जाना, या आदमी का सठिया जाना। ये सठियाने के शुरुआती लक्षण यही सब होते हैं। आप तो समझ भी नहीं पाए थे, मैंने बोला तब हंसी आई आप लोगों को। सठिया मैं रहा हूँ, लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं, लक्षण आप में ज्यादा दिख रहे हैं मुझसे। और सठियाने के लिए 60 का होना आवश्यक नहीं है, आदमी 20 में भी सठिया सकता है, क्योंकि मानसिक आयु और दैहिक आयु में अंतर होता है, ये हमेशा साथ साथ नहीं चलती हैं। ठीक है, तो देखो, ये हो गया भाग 1, या क मान लीजिए, और ये मान लीजिए ख। पर कैसा आता है आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा। पहले और 5वें प्रश्न में 5 टिप्पणियां या 5 व्याख्याएं आएंगी, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, 5 आएंगे, 5 करने हैं। इसलिए फंसने वाला काम यही होता है आमतौर पर। जो आजकल का ट्रेंड है, इसमें सब में 3 आएंगे, कभी कभी 2 भी आते हैं, लेकिन आजकल 3 ही हो गए हैं। ठीक, अब क्या होगा, जैसे ये हिस्सा गद्य का है पेपर 2 में, ये पद्य का है। मान लीजिए आपने तय किया कि पद्य में से आपको ये पता ना कि कुल 3 सवाल कर रहे हैं 6 में से। जैसे आपने तय किया मैं कविता से 2 सवाल करूंगा या करूंगी, और गद्य से मैं 1 सवाल करूंगा या करूंगी, ऐसा है। क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ कबीर है, यहाँ तुलसी है, यहाँ बिहारी है, यहाँ नागार्जुन, यहाँ अज्ञेय, यहाँ मुक्ति बोध है, मान लीजिए। हो सकता है कि मुक्ति बोध का सवाल आपको ना आ रहा हो, ठीक है, तो डरना नहीं है, क्योंकि आपको 3 में से कोई 1 या 2 सवाल करने हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम 100% सवाल सॉल्व कर रहे हैं। परीक्षा में आपको 6 में से 3 सवाल करने हैं। जिस प्रश्न में कोई एक आध हिस्सा ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए उसको, दूसरा प्रश्न उठा लीजिए, चॉइस तो है ना भाई। और क्योंकि हम पूरा सिलेबस कर रहे हैं, इसलिए चॉइस सचमुच आपके हाथ में रहने वाली है। अगर हम सिलेबस सेलेक्टिवली करते हैं, जैसे पहले एक ज़माने में होता था, तब चॉइस रहती थी ज़्यादा, तो चीज़ें अलग थी। एक ज़माने में हिंदी साहित्य में केवल छायावाद और भक्तिकाल पढ़ के, और गद्य में 2 उपन्यास और 2 नाटक पढ़ के, मतलब 25 दिन की तैयारी से हिंदी साहित्य में 360 नंबर लाए जाते रहे हैं एक ज़माने में, 600 में से। 2008 के बाद वो ज़माना खत्म हो गया। हिंदी से ही नहीं खत्म हुआ, हर विषय से खत्म हो गया। अब सफल होने का अकेला तरीका है पूरा सिलेबस पढ़िए, कोई चारा है नहीं। एक आध प्रश्न में अगर कभी जी हिचकोले खाए तो डरिएगा मत, वहां बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, विकल्प होते हैं, तो उससे मैनेज हो जाता है। अंत में प्रश्न कितना ही कद्दू किस्म का आ जाए, छोड़ के आएंगे, लिख के आना है, हर 4-5 लाइन के बाद प्रश्न की भाषा फिर से दोहराते जाना है, अंत में इति सिद्धम वाले भाव से निष्कर्ष लिख देना है, छोड़ दो नहीं।
दो तीन एग्जाम्पल बीच में लिखना ही है, उस कवि के नहीं आते, किसी और कवि के तुलना करके लिख देने हैं। बिहारी जी ने जो बात कही है लगभग वैसी ही बात तुलसीदास ने भी कही है, कीरत भरी थी भूत भली सोई सोई सोई, है ना? छोड़ना नहीं है बस छोड़ दिया तो फिर नुकसान हो जाएगा। मैं ऑन रिकॉर्ड इतनी भद्दी भद्दी बातें सिखाता हूँ आप लोगों को, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि कैसा पढ़ाता है। चलिए अब आइए ऊपी पर आ जाइए, ऊपी उत्तर प्रदेश पर। हे योगी जी आसान सवाल पूछना। पहला है बिहारी के काव्य का मूल्यांकन कीजिए, आसान है, मजा आ गया है ना, भगवान सारे ऐसे सवाल पूछे। दूसरा है बिहारी रीति सिद्ध कवि है, इस कथन पर विचार कीजिए, यार मजा ही आ गया है ना। बताना रीति सिद्ध क्या होता है और क्यों रीति सिद्ध, सारा बता दीजिए। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, आहा बहुत बढ़िया। बिहारी के नीति मूलक दोहों के परिप्रेक्ष्य में उनकी मूल्य चेतना का परिचय दीजिए। नीति मूलक में तीन चार दोहे कौन से दे सकते हैं आप? वही कनक कनक जप माला देवर वाला, ये सब दे दीजिए। और हरि को बताइए बिहारी क्या सोचते थे, आडंबरों के विरोध में थे, ठीक है। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, इस धारणा की साधारण पुष्टि कीजिए। इसको पैसे नहीं मिले थे इसलिए इसने रिपीट वाला क्वेश्चन पूछा है। उन विशेषताओं की विवेचना कीजिए जिनके आधार पर बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये नहीं कर पाएंगे आप लोग, अभी निशान लगा लीजिए इस पर। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से थी। उदाहरण देते हुए इस कथन की सार्थकता प्रकट कीजिए। राज्य हो तो उत्तर प्रदेश जैसा, पुनर्जन्म हो यदि मेरा तो हो गंगा के तट पर, उत्तर प्रदेश में। चलिए बिहारी जी जो कल पूरे हो गए थे, आज ईस्टर था, ईस्टर उनका। ईसाई लोग मानते गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सलीब पे टांगा था। गुड काहे मानते समझ, बैड फ्राइडे बोलना चाहिए, बोलते गुड फ्राइडे। ईसा मसीह कह गए थे चिंता मत करो लौट के आऊंगा। तीसरे दिन संडे को फिर से आ गए थे, पुनर्जन्म हुआ था उनका। उसको बोलते हैं हैप्पी संडे ईस्टर या हैप्पी संडे फॉर ईस्टर। तो आज बिहारी का ईस्टर था, कल बिहारी चले गए थे, आज फिर लौट के आ गए कि मैं फिर आऊंगा। इस बार परमानेंट गए हैं अब लौट के नहीं आएंगे। एक सवाल मैंने छुड़वा दिया है जानबूझ के, एक सवाल पता नहीं कहाँ आया था, जब तो 2000 से पहले का सवाल होगा, पिछली बार मैंने करवाया था, मुझे ध्यान है कि आपकी राय में बिहारी और घनानंद में से रीति काल का प्रतिनिधि कवि कौन है और क्यों। हम ये वाला सवाल करेंगे जब खत्म होगा ना, तो उसमें ये वाला सवाल भी नहीं हो जाएगा, क्या बिहारी रीति काल के प्रतिनिधि कवि हैं, तो हम इसके साथ में घनानंद को भी ले लेंगे और दोनों की तुलना कर लेंगे, फिर जिस पे सवाल आ जाए लिख दीजिएगा। अब आइए रीति इतर काव्य पर। रीति इतर काव्य का मतलब क्या है, जो रीतिबद्ध रीति सिद्ध रीति मुक्त से अलग है, जिसका परिवेश ही अलग है, उसको बोलते हैं रीति इतर काव्य। अगर आपको एक चित्र देखकर कुछ याद आए, मैंने बहुत पहले आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए एक चित्र का इस्तेमाल किया था, उसी से वो बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। चित्र देखते ही आप कहेंगे हाँ 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 देखा वो लग रहा है। बताओ इसका मतलब क्या है। धागे हैं बहुत सारे इसका मतलब बताइए ना। इसका मतलब है कि इतिहास के किसी भी युग में कोई धारा ना अचानक खत्म होती है ना अचानक पैदा होती है, इतिहास ऐसे चलता है। फिर आप कहते हैं ये रीतिकाल है। रीतिकाल में क्या हो रहा है, जो पहले शुरू हुआ था वो ठीक से प्रबल हो गया, ये नया शुरू हो गया, ये नया शुरू हुआ, ये पहले वाला यहाँ कमजोर होने लगा है, खत्म होने वाला है। ये शुरू पहले हो गया था, ये तो बहुत बुलंद हुआ बात तक भी। इतिहास को पढ़ने का तरीका ये है, किसी काल में कुछ प्रवृत्तियां नई शुरू होंगी, जिसका संकेत पीछे दिखेगा, संकेत को पहचानिए। आगे तक जाएंगी, आगे शायद कमजोर हो जाएंगे, कुछ आगे और मजबूत हो जाएंगे। रीति इतर का मतलब ये हुआ कि जो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां नहीं है किंतु साइड में चल वो भी रही थी, वो प्रवृत्तियां क्या है। सबसे पहला है रीतिकालीन वीर काव्य, इस पर प्रश्न आने की संभावना फिर भी
ठीक ठाक रहती है। रीति काल में वीर काव्य दो तरह के लोगों ने लिखा, एक वो जो रीतिबद्ध कवि थे, एक जो रीति इतर कवि थे। रीतिबद्ध में एक दो कवि जैसे भूषण का जिक्र कर सकते हैं और थोड़ा बहुत पद्माकर वगैरह भी लिखते ही है, कहीं कहीं वीरता की बात लिखते हैं। दूसरा वर्ग वो है जो मुगल शासन के विरुद्ध लड़ने वाले राजाओं के कवि थे या राजा खुद थे। आपको ध्यान होगा इस दौर में जसवंत सिंह एक हुए राजस्थान में, छत्रसाल मध्य प्रदेश में हुए, शिवाजी महाराष्ट्र में हुए, गुरु गोविंद सिंह पंजाब में हुए। इन सारे राजाओं के पास जो कवि थे या इनमें से कुछ राजा खुद जैसे गोविंद सिंह, इन्होंने मुगल शासन के विरुद्ध जो वीर काव्य लिखे उसको बोलते हैं रीतिकालीन वीर काव्य। स्पष्ट हुआ यहां तक? कवि कौन कौन शामिल है इसमें? भूषण तो है ही, लाल कवि हैं, एक मान कवि हैं, श्रीधर हैं, सूदन है, ये 5-6 कवि इसमें आते हैं। इसके बाद जो आपका उत्तर है ना, इसमें तुलना की है आदिकाल के वीर काव्य से, क्योंकि एक बार ये सवाल आ गया था आदिकाल और रीतिकाल के वीर काव्य में तुलना करें। साइड में संकेत देख लीजिए कि तुलना न पूछे तो केवल रीतिकाल का लिखना है, अपनी ओर से जबरदस्ती नहीं करनी है। लिखो दीदी लिखो, साइड में लिखो। तुलना न पूछे तो आदिकाल छोड़ देना है। इस प्रश्न में केवल रीतिकाल पर लिखना है आपको, लेकिन तुलना आएगी तो फिर पूरा कंटेक्स्ट आपके सामने स्पष्ट है एकदम। समानता यह है कि अतिशयोक्ति आदिकाल में भी थी, रीतिकाल में भी है। आदिकाल में क्या है? उठी राज पृथ्वीराज बाग मनो वीर नट, कढ़त तेग मन बेग लगत मनो बीज झट घट। सुना सुना से लग रहा है आप लोगों को? कौन सी रचना से है? पृथ्वीराज रासों से, क्योंकि पृथ्वीराज आएगी बीच में। पृथ्वीराज ने घोड़े की बाग उठाई वीर नट की तरह है, तलवार को निकाला मन के वेग से, ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई है बहुत ज्यादा। चंडी चरित्र है गुरु गोविंद सिंह का। बहुत सारे राक्षस हैं, उनसे देवताओं का युद्ध चल रहा है। देवता